नमस्कार। आज की कड़क खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बालोद की बड़ी खबर के साथ, जहां बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई और इस भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई है। 7 की हालत काफी गंभीर है। कई घंटों की मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। भानु प्रतापपुर दिल्ली राजहरा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। डोंडी थाना क्षेत्र के चौराहा पहाड़ पड़ाव में ये घटना हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बालोद से, जहां पर बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, 7 की हालत गंभीर। कई घंटों की मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। भानु प्रतापपुर दिल्ली राजहरा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। डोंडी थाना क्षेत्र के चौराहा पड़ाव में ये घटना हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देर रात की, जिस वक्त ये पूरी घटना घटित हुई उस दौरान आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा है। और कड़ी मशक्कत के बाद जो घायल थे, जो कि वाहन में फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाला गया और आनन फानन में इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 7 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और इस घटना में कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के दौरान कड़ी मशक्कत लोगों को करनी पड़ी। दुखद यह है कि 6 लोगों की जान चली गई है, क्योंकि टक्कर इतनी भीषण थी कि यहां पर जो डायरेक्ट भिड़ंत वाले स्थान पर बैठे हुए थे, उनकी मौके पर ही दबने से मौत हो गई और बाकी 7 लोगों को गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बड़ी खबर है बालोद से, भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, 7 की हालत गंभीर। कई घंटों की मशक्कत और उसके बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। तो भानु प्रतापपुर दिल्ली राजहरा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। डोंडी थाना क्षेत्र के चौराहा पड़ाव में ये घटना हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बालोद से। संवाददाता विकास साहू जुड़ गए हैं। विकास, कैसे ये हादसा हुआ है, कहां पर लापरवाही हुई है कि भीषण टक्कर हो गई और 6 लोगों की मौत हो गई? जी देखिए, पूरा जो हादसा है डोंडी थाना क्षेत्र के चौराहा पड़ाव के पास की है, जहां पे एक माइनिंग से वाहन जो निकल रही थी, ट्रक, तेज रफ्तार ट्रक और 4 पहिया वाहन की भिड़ंत हो जाती है रात करीब 1 बजे के आसपास, जिसमें इस दर्दनाक सड़क हादसा में 6 लोगों की मौत हो जाती है। तो वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रिफर किया गया है। बता दें कि तेज रफ्तार के चलते लगातार हादसा हो रहे हैं और वहीं इस मामले में जो है अभी तक आगे मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये जो गंभीर घायल हैं, जिनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है, इन्हें कहाँ एडमिट किया गया है? कौन कौन इनमें शामिल है? क्या बच्चे भी इस कार में सवार थे? जी, चूंकि पारिवारिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, तो जायज महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं और अभी भी फिलहाल 7 गंभीर जो मरीज हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर राजनांदगांव में इलाज के लिए रिफर किया गया है। जी शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो बच्चे और महिलाएं भी इसमें शामिल थी, जो कि एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान एक बड़ी लापरवाही, ट्रक की टक्कर, और इस टक्कर में 7 लोगों की हालत काफी नाजुक है। 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। महिलाएं और बच्चे भी इस कार में सवार थे, जो कि जख्मी हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज तीसरा दिन है। सुबह अमर वाटिका में अमित शाह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों के परिजनों, नक्सली हिंसा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और शाम को LWE की बैठक में अमित शाह हिस्सा लेंगे। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, जहां 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह हैं और आज इस दौरे का दूसरा दिन है और आज के जो कट टू कट कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ के दौरे का आज तीसरा दिन है और सुबह अमर वाटिका में अमित शाह शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। शहीदों के परिजनों और साथ ही नक्सली हिंसा से पीड़ित परिवारों से वे मुलाकात करेंगे और शाम को LWE की बैठक में भी शाह शामिल होंगे।
बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल होंगे। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, आज तीसरा दिन है। आज नक्सली हिंसा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने की बात कही जा रही है। क्या कुछ आज तय और कार्यक्रम है शाह के? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो सुरक्षा और शांति से संबंधित तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आज वो जो है शहीद जवानों को पहले श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद उनके परिजनों से वो मुलाकात कर सकते हैं। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बीजापुर जा सकते हैं। तो लगातार उनके जो कार्यक्रम है वो बने हुए हैं और इन सभी कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री बीजापुर से जो है यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए, मतलब यानी रायपुर के लिए जो है रवाना होंगे। और रायपुर में जो है मे फेयर लेक रिजॉर्ट होटल पे वो जो है एक बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक में उग्रवादी और वामपंथी पर जो है वो चर्चा की जाएगी। और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा वो मौजूद रहेंगे, सीएम साय जो है वो मौजूद रहेंगे और ये बैठक लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और आज जैसा कि हम जानते हैं कि जो नक्सली हिंसा से पीड़ित परिवार हैं, कल उन्होंने उन नक्सलियों से बातचीत की थी जो कि सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किए हैं। और आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की धरती से पूरे देश को और साथ ही छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी राज्य हैं जो कि नक्सली हिंसा से परेशान हैं, एक बड़ा संदेश होने वाला है। क्योंकि कल ही शाह ने क्लियर कर दिया है कि 31 मार्च 2026 यानी कि एक डेडलाइन उन्होंने दे दी है कि नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा पूरा छत्तीसगढ़। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। सत्र में प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मुद्दा गूंजने की संभावना है। सरकार के लगातार कर्ज लेने को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष सरकार से आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करेगा। शीतकालीन सत्र में लगभग 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी सरकार लाएगी। तो एमपी में आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज और सत्र में प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मुद्दा गूंजने की संभावना है। एमपी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी और कांग्रेस नेताओं ने बैठक में रणनीति बनाई है। सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस घेरेगी। आंदोलन को लेकर बैठक में रणनीति बनी। विधायक और जिलाध्यक्षों को भीड़ लाने का टारगेट दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमपी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी और इसकी तैयारी कर ली गई है। कांग्रेस नेताओं ने बैठक में रणनीति बनाई है। सत्र में कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की यानी कि कांग्रेस की है और आंदोलन को लेकर बैठक में रणनीति बनी है। विधायक और जिलाध्यक्षों को भीड़ लाने का टारगेट दिया गया है। उन्हीं में व्यस्त था, लेकिन किसान को ना तो डीएपी मिल पाई पर्याप्त और ना यूरिया की पूर्ति हो पा रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने भाजपा सरकार का पर्दाफाश कर दिया है और स्पष्ट दिखाया है कि कहीं से भी मोहन यादव जी की सरकार की तैयारी नहीं थी किसानों के हित के लिए। और जितनी कमी इस बार डीएपी यूरिया की आई है, इतिहास में कभी इतनी कमी पहले नहीं आई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अभी तक सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन जो वादा भाजपा सरकार का था कि लाडली बहनों की राशि 3,000 की जाएगी, अभी तक 1 रुपए की वृद्धि नहीं की गई है, जो बहुत बड़ा अपमान है माता बहनों का। हम आग्रह करेंगे इस पूरे सत्र में भी कि मोहन यादव जी की सरकार तत्काल लाडली बहनों की राशि 3,000 करे। ये भी हमारी मांग रहेगी। हमने पिछले सत्र में आपने देखा। इधर भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक होगी। शाम 7 बजे होगी विधायक दल की बैठक, जहां विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। शीतकालीन सत्र में सरकार 8 विधेयक भी पेश करने वाली है और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले जो विधेयक थे, जो प्रस्ताव थे, उसको लेकर भी विपक्ष मुद्दा उठाने वाला है और 8 विधेयक जो पेश किए जाएंगे। और संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, सत्र की शुरुआत और इस दौरान देखा यह जा रहा है कि विपक्ष तैयार है सरकार को घेरने के लिए,
सरकार की भी भरपूर तैयारी है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में आज से शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का शुरू होने जा रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों ने जो है इस पूरे सत्र को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस जहां एक और बेरोजगारी का, महंगाई का, महिलाओं पर अत्याचार का, आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा जोर शोर से सदन के अंदर उठाएगी। कर्ज को लेकर भी जो कांग्रेस है वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है और सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही विधानसभा का एक बड़ा घेराव जो है वो कांग्रेस ने उसका ऐलान किया है। प्रदेश भर से 50,000 कार्यकर्ताओं के भोपाल पहुंचने का जो दावा है वो भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। तो वहीं कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी तो सदन के अंदर किस तरह से इन मुद्दों को उठाना है, कांग्रेस ने बहुत रणनीति के साथ इन तमाम जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं और विभागों की अलग अलग योजनाएं जिनमें घोटाले हैं, गड़बड़ियां हैं, उनको लेकर सवाल विधानसभा के अंदर लगा दिए हैं। जब इन सवालों के जवाब पेश किए जाएंगे तो उस दौरान जमकर जो हंगामा है वो सदन के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि तमाम जो जरूरी विधेयक सदन में रखे जाने हैं, तमाम जो प्रस्ताव सदन में रखे जाने हैं उन पर चर्चा हो जाए और उनको पारित करा लिया जाए ताकि आने वाले समय में जमीनी स्तर पर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और इसी को लेकर आज बीजेपी ने भी विधायक दल की जो बैठक है वो आहूत की है। शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री के घर पर तमाम सारे जो बीजेपी के विधायक हैं वो मिलेंगे। वहां पर पहले चर्चा होगी, मुख्यमंत्री तमाम बातें जो है वो विधायकों के सामने और मंत्रियों के सामने रखेंगे। उसके बाद सारे लोग साथ में वहां पर डिनर भी करेंगे। तो इस तरीके से चाहे आप डिनर डिप्लोमेसी देख लीजिए या फिर सदन के घेराव की कांग्रेस को की जो रणनीति है वो देख लीजिए और सदन किस तरीके से काम करेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें जो है वो आज घटित होने वाली हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की सियासत के लिए आज का जो दिन है वो बड़ा है, खास है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में दिन बहुत ही बड़ा और खास रहने वाला है और 8 विधेयक भी इस दौरान पेश किए जाने हैं और सरकार की भी भरपूर तैयारी विपक्ष को जवाब देने की। और अब आगे बढ़ेंगे जहां पर रायपुर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होगी और राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल व्यास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अनुपूरक आय विनियोग पर हो सकती है चर्चा। पटल पर 4 संशोधन विधेयक रखे जाएंगे। पक्ष और विपक्ष के नेता ध्यानाकर्षण करेंगे। बड़ी जानकारी, रायपुर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होगी और राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो वहीं अनुपूरक आय विनियोग पर भी चर्चा हो सकती है। पटल पर 4 संशोधन विधेयक रखे जाएंगे। पक्ष और विपक्ष के नेता ध्यानाकर्षण करेंगे। तो 4 संशोधन विधेयक पेश किए जाने हैं सत्र के दौरान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ खास इस सत्र के दौरान रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 4 दिन का ये जो है पूरा सत्र रहेगा और इस सत्र में 4 बैठकें होंगी क्योंकि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती है। ऐसे में 1 दिन का अवकाश जो है वो लिया जा रहा है और सत्र के पहले दिन यानी आज जो है राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल व्यास को जो है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनको श्रद्धांजलि देने के बाद अनुपूरक आय विनियोग पर जो है वो चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके वेतन को लेकर भी जो है इस दौरान चर्चा हो सकती है। और वहीं विपक्ष भी जो है सरकार को घेरने की अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर चुकी है। बीते दिनों ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी और इस बैठक में सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति जो है वो बनाई गई थी। फिलहाल प्रदेश में जो है धान खरीदी का मुद्दा जो है वो गर्म है। ऐसे में धान खरीदी में हो रहे अव्यवस्थाओं को जो है विपक्ष सदन में उठा सकती है और इसके अलावा जो है कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार लगातार विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। ऐसे में इसका असर भी जो है वो सदन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी तमाम अनियमितताएं हैं और भी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। वहीं विधायकों ने अब तक जो है करीब 800 से ज्यादा जो है प्रश्न वो लगाए हैं और जिसमें से 420 तारांकित है और 140 जो है ध्यानाकर्षण है और इस दौरान 4 दिन की इस बैठक में 4 विधेयक भी जो है वो पेश किए जाएंगे। तो ये तमाम जो है वो मुद्दे हैं जिन पर आज की इस बैठक में जो है वो चर्चा होनी है और आज का ये सत्र जो है हंगामेदार होने का आसार है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन से मुद्दे जो है सदन में गूंजते हैं और ये कितना असर या कितना हंगामेदार ये सत्र होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो देखना यही है कि सत्र इस बार किस तरीके से चलने वाला है क्योंकि विपक्ष भरपूर तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने की। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर की चपेट में कई जिले आ गए हैं। पचमढ़ी में पारा 1 डिग्री पहुंच गया है तो वहीं उमरिया में 2.3 और रायसेन में
3.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 4.2 टेम्परेचर दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर की चपेट में कई जिले आ गए हैं। पचमढ़ी में पारा 1 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं उमरिया में 2.3 और रायसेन में 3.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल की बात करें तो 4.2 टेम्परेचर दर्ज हुआ है और आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। तो ठंडे का कहर इन दिनों हावी है और इस तरीके से कई तरीकों से लोग ठंड से बचने की कोशिश करते हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और इन दिनों गर्म चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते हुए लोग आनंद ले रहे हैं। और चलिए से शुरू करेंगे नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव, राजीव रावत टीकमगढ़ से, श्रवण महंत अंबिकापुर से, सूरज गुप्ता बलरामपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, नर्मदापुरम में किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि सर्दी का प्रकोप देखा जा रहा है और पारा 10 से भी कम पहुंच चुका है अब। यदि नर्मदापुरम के मौसम की बात की जाए तो सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। उत्तर भारत से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं, पहाड़ी हवाएं आ रही हैं, उनके कारण मौसम में लगातार ठिठुरन बनी हुई है और खासतौर पर जो जेट स्ट्रीम की हवाएं चल रही हैं उसके कारण दिन में भी खासी सर्दी बनी रहती है। यदि तापमान की बात की जाए तो तापमान लगातार 7 और 8 डिग्री के करीब बना हुआ है नर्मदापुरम का। वहीं प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी की यदि बात की जाए तो पचमढ़ी का तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया है, जो कल सबसे कम तापमान पचमढ़ी का दर्ज किया गया है पूरे प्रदेश में। बर्फीले जो मैदान है, घास के मैदान, उन पर ओस जम चुकी है, गाड़ियों पर ओस जम रही है। तो मैदान बर्फीले मैदान जैसे लग रहे हैं। सैलानियों को खासा मजा आ रहा है, लेकिन आम जो दिनचर्या है वो सर्दी के कारण खासी प्रभावित होती दिख रही है। बिल्कुल, हालांकि शुरुआती ठंड का लोग बहुत आनंद लेते हैं। राजीव के पास शुरू करेंगे। राजीव, टीकमगढ़ में किस तरीके के मौसम ने करवट ली है, क्योंकि गुलाबी ठंड है, इसका आनंद लोग ले रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां भी होती हैं, लेकिन बेसब्री से इंतजार था ठंड का और इस बार ठंड ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी है। देखिए, जो पूरा बुंदेलखंड इलाका इन दिनों सर्दी की चपेट में है और पारा दिनों दिन लुढ़कता जा रहा है। न्यूनतम पारा यहाँ पे 5 डिग्री पहुंच गया है। ऐसे में अब जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, उसने ठंड की ठिठुरन को और बढ़ा दिया है, जिसको लेकर अब सुबह और देर शाम तक लोगों को घरों से निकलने में परेशानी होती है। सुबह से सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई देती हैं। हालांकि लोग ठंड का मजा जरूर ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि इस बार दीपावली के बाद से हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगती थी और इस बार वो सर्दी दिखाई नहीं दी थी। लेकिन एकाएक जो सर्दी आई है तो उस सर्दी ने ठंड का मजा अब दुगना कर दिया है। लोग सर्दी का मजा ले रहे हैं, बच्चे भी सर्दी का मजा ले रहे हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक पर जो लोग निकलते थे। हालांकि डॉक्टरों ने जरूर सलाह दी है, जो एजेड व्यक्ति हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो सुबह से सर्दी में ना निकलें और अपने सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी जरूर ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को नुकसान कर सकती है और इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। और श्रवण, आपके पास आते हैं, अंबिकापुर में कैसी स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि ठंड ने दस्तक दी है और जाहिर सी बात है कि दिनचर्या में परिवर्तन भी लोगों का हो जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी जो है सरगुजा जिले में भी शीतलहर जैसे हालात हैं और जिस तरह से ठंडी के यहाँ सितम देखने को मिल रहा है। सरगुजा जिले में जो है अभी फिलहाल 6 से नीचे डिग्री जो सामान्य पूरे गांव में है, लेकिन मैन पार्ट की हालात ऐसे हैं कि 3 डिग्री तक पारा पहुंच जा रहा है। ऐसे में वहाँ बर्फ
कि ओस की जो बूंदें हैं वो बर्फ की चादरों में तब्दील हो जा रही हैं। ऐसे में जो है मैन पार्ट में सबसे अधिक जो सर्द से लोग प्रभावित हैं और यही हाल जो है पूरे जिले भर का है। लोग जो है सुबह जरूरी काम पर ही निकल रहे हैं, बहुत जरूरी हो तभी वो घर से निकल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर एहतियात के तौर पे अभी घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। स्कूलों की जो टाइमिंग में है उसको भी चेंज करा दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है ठंड का सितम जारी है और लगातार ठंड जो है तापमान कहा जाए तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो ठंड से जनजीवन उनका प्रभावित हो चुका है। मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले जो समय है उसमें भी और ठंड में इजाफा होगा जो लोगों की मुश्किलें बढ़ा देगी। जी आज बिल्कुल। और हमारे साथ सूरज गुप्ता भी जुड़े हैं। सूरज, बलरामपुर में कैसे आसार हैं? लोग ठंड का मजा भी ले रहे हैं लेकिन परेशानी भी हो रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। बलरामपुर जिले का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार ठंड हवाएं और जो ठंडक है लोगों को काफी परेशान कर रही है। लोग घर में दुबक चुके हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में ही जिले के कलेक्टर ने जो ठंड और शीतलहर को देखते हुए समय में भी परिवर्तन किया था। पहले लोग अपने काम पर 6 बजे 7 बजे तक निकल जाते थे, लेकिन अब लोग 8 बजे 9 बजे के बाद ही घर से निकलना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंड और जो ठंड हवाएं चल रही हैं लोगों को काफी परेशान कर रही है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो है बच्चे हैं और बुजुर्ग वर्ग के लोग हो रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वही जो सैलानी है जो घूमने पसंद करते हैं और ठंड में इसका लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले व्यक्ति हैं जो घरों से निकलकर बाहर जाकर काम करते हैं उनके लिए जरूर थोड़ी ये परेशानी है। और देखना है, हालांकि ये दिनचर्या भी आ जाती ट्रैक पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। बालोद में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत।